नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहू बेटी ने जब अपनी माँ का किया बंटवारा तो माँ ने सिखाया ऐसा सबक कि मम्मी को चाहिए था क्या आपको। रसोई की डिब्बी में झांकती रेखा जी को उनकी बहू मीरा ने कहा। रेखा जी हैरानी से बोली, बहू अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन यहाँ तो बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं। मीरा बोली, लेकिन माँ जी आज तो पहली तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आती ही होंगी। मैंने सोचा आपका खाना आज वही बना होगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो नहीं बनाया। बहू की बातें सुनकर रेखा जी हैरान रह गई। इतनी हैरानी से क्या देख रही है माँ जी? आपका तो हमारे घर में रहने का समय खत्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। इतना सुनकर रेखा जी बोली, देखो बहू, बड़ी बहू का फोन आया था ये बताने के लिए कि उसे 2 दिन के लिए मायके जाना है, तो अभी मुझे 2-3 दिन के लिए नहीं रख पाएगी। यह सुनकर मीरा आग बबूला हो उठी और बोली, माँ जी आपके दोनों बेटों और बहू ने मिलकर यह तय किया था कि एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और फिर महीने की पहली तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो ने मायके जाना पड़ा। मुझे सब मालूम है, यह सब उनकी चाल है ताकि वे 2 दिन के लिए आपसे छुटकारा पा सके। ठीक है, यदि आप यहाँ 2 दिन तक ज्यादा रहेंगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ वापस आएंगी। बड़ी भाभी को भी आपको 2 दिन ज्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनकर रेखा जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट दी। राठी जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। सुना आपने क्या कहा आपकी छोटी बहू ने? अब मैं इस घर पर बोझ बन गई हूँ। बहू एक दिन भी ज्यादा मुझे अपने पास रखना नहीं चाहती। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से इनकार कर दिया। इतना सब कुछ सहने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? बोलते बोलते रेखा जी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब मैं उनसे खाना मांगने भी नहीं जाऊंगी। अगर वे खुद मुझे खाना देंगी तो मैं खाऊंगी, नहीं तो भूखे पेट रह जाऊंगी। और मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी भूख प्यास तो मर चुकी है। इतनी लाचार रेखा जी ने स्वयं को अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था जितना कि वे आज महसूस कर रही थी। अपने बेटे और बहू के राज में वे अपने आप को ठगासा महसूस कर रही थी। 2 घंटे बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई की हाथ से खाना भिजवाया, लेकिन वे खाना अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वे सोचने लगी कि इतनी जिल्लत भरे खाने से तो भूखे मर जाना ही अच्छा ही है। शायद जहर खाना ही आसान था। बैठे बैठी रेखा जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगी। सोचने लगी कि जब बड़े बेटी का जन्म हुआ था उसके 2 वर्ष बाद मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ था, तो सब लोग कितनी बधाइयां दे रहे थे। मुझे सभी कहते थे, तू तो किस्मत वाली है, तुझे भगवान ने 2 बेटों से दिए हैं। 2 बेटों की सेवा पाकर तेरी जिंदगी खूब ठाठ से कटेगी। तुम दोनों का बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। लेकिन आप क्या गई कि मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई। जब तक हम दोनों साथ थे हमारी दोनों बेटी हर बात मानती थी। मजाल है कि दोनों बहुओं के मुंह कोई गलत बात भी निकल जाए।
लेकिन आपके जाने की देरी थी कि दोनों बेटे और बहुओं ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहलियत के हिसाब से मेरी रहने खाने पीने की व्यवस्था कर। अरे बूढ़ी हो गई हो तो क्या हुआ, हो तो उनकी माँ ही। भिखारियों जैसी हालत कर दी है इन्होंने मेरी। रेखा जी के आंसू से थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राठी जी और रेखा जी ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटे को पाला पोसा था और उन्हें बड़ा किया था। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी थी। राठी जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे खर्चों से उनके पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसलिए रेखा जी घर का काम करने के बाद सिलाई बुनाई करने का काम करती और कपड़े बनाकर दुकानों पर सप्लाई करती थी, जिससे उन्हें कुछ बचत हो जाती थी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हुए तो उन्होंने रेखा जी को एक काम करने से मना कर दिया। तो रेखा जी ने भी बिना किसी विरोध के उनकी बात मान ली थी। राठी जी और रेखा जी ने बहुत मेहनत करके बड़ा सा मकान बनवाया था। अब दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई और दोनों अच्छी नौकरी करने लगे। बड़े चाव से राठी जी ने अपने दोनों बेटों अमित और सुमित की शादी की। दोनों बेटे बहू उनका पूरा सम्मान किया करते थे। लेकिन राठी जी अचानक ये दुनिया छोड़कर चल बसी। उनके बाद तो जैसे घर की काया पलट ही हो गई। दोनों बेटे जो राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, लड़ने झगड़ने लगे। बड़े अरमानों से राठी जी और रेखा जी ने ये मकान बनवाया था। अब वह 2 भागों में बंट चुका था और 2 अलग अलग घरों में बदल हो चुका था। घर के 2 टुकड़े होने के साथ ही रेखा जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उनके जिस मकान के आगे पीछे 2-2 गेट हुआ करते थे, उस मकान के बीचों बीच एक दीवार खिंच गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे के पास। घरों में आने जाने के रास्ते भी अलग अलग हो गए। बंटवारा यही नहीं रुका। दोनों बेटे बहुओं ने रेखा जी को भी बिना पूछे उनका बंटवारा कर दिया और एक एक महीने दोनों ने रेखा जी को रखने का फैसला किया और उन्हें ये फरमान सुना दिया कि जिसके पास भी मां रहेंगी, पिताजी की पेंशन उस महीने उस बेटे को ही मिलेगी। अब तो आलम रहा था कि एक दिन भी ऊपर हो जाए तो रेखा जी को बहू उन्हें पूरे दिन चाय नाश्ता देने तक को तैयार नहीं थी। आज रेखा जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी कि हर महीने जो पेंशन आती है वह सारी की सारी बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ। इसके बावजूद भी भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांगना पड़ता है। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता एक ही घर में रहकर 2-2 बेटी को पाल लेते हैं, मगर 2 बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं पाल सकते। अब रेखा जी बड़े बेटे और बहू के घर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम के समय जब रेखा जी टहलने के लिए पार्क में गई तो वहाँ उनकी सहेलियां मथुरा वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रही थी। रेखा, तुम भी चलो ना हमारे साथ, रमा जी ने कहा। तो उनकी बात सुनकर रेखा जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी हो। सोचने लगी कि कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने मथुरा वृंदावन जाने की इच्छा जाहिर की थी तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ऐसा कहकर उसके छोटे बेटे ने
उनकी वृंदावन यात्रा की बात टाल दी। मन महसूस कर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन इस बार जब सहेलियों का प्रोग्राम बन रहा था तो रेखा जी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सहेली से कहने लगी, रमा, बहुत वर्षों से मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊं, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपनी बड़ी बेटी अमित से बात करूंगी, फिर बताऊंगी। लेकिन जब उन्होंने घर जाकर अपने बेटे से बात कही तो बड़ी बेटी से जो जवाब मिला उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। माँ, कितना फिजूल खर्चा करती हैं आप, कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो हर जगह है, फिर जगह जगह उन्हें ढूंढने जाने का क्या मतलब है। रेखा जी समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया, और सोचने लगी कि यदि अमित जो आए दिन कुछ ना कुछ बहाना बना करके उन्हें पैसे मांगता है, लेकिन जब सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने कभी रोका टोका नहीं, अपनी बेटी पर कभी रोक नहीं लगाई, और आज जब उन्होंने उनसे पैसे मांगने चाहे तो वे बिना मतलब के बहाना बना रहा था। अमित की बात कर रेखा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब रेखा जी मंदिर गई तो उनके सहेली रमा भी मंदिर आई हुई थी। रेखा जी को देखकर बोली, अरे रेखा, तू चल रही है ना हम सब के साथ वृंदावन यात्रा पर। इस पर रेखा जी थोड़ा सकपका गई और फिर अपनी उदासी को छुपाते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे नहीं रमा, इस बार कुछ जरूरी काम आ गया है और फिर बेटे और बहू कहीं घूमने जा रहे हैं तो मैं नहीं आ पाऊंगी। अगली बार पक्का चलूंगी। अरे रेखा, तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता है। कभी बहू बेटे को कहीं जाना होता है तो कभी मेहमानों को आना होता है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हमारे साथ घूमना तुझे पसंद नहीं है। अपनी सहेली की बात सुनकर रेखा जी उदास हो गई और अपनी मजबूरी कह सुनाई। सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं बहाने मारती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरा भी मन, मेरी भी इच्छा है। अब तो मैं यही सोचती हूँ कि क्या इस जीवन में मेरी ख्वाहिश पूरी हो पाएंगी या नहीं। रमा, तुम बड़ी नसीब वाली हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा करने के लिए पैसे देता है। मैं तो अपने बेटे से किसी चीज के लिए पैसे मांगूं तो उल्टा मुझे ही जवाब दे देता है और दो बातें सुना देता है। अब तो अपने ही बेटे के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। रेखा, बहू बेटे के मामले में मेरा भी नसीब तेरा जैसा ही है। पहले मुझे भी छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ तब तक मैं अपने बेटे पर निर्भर क्यों रहूं, अपनी ख्वाहिशों के लिए उनसे भी क्यों मांगूं। और आज देखो, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर रेखा जी बोली, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो करती नहीं हो। इस पर रमा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान ली है। जब मैंने मोबाइल पर यूट्यूब चलाना सीखा तो मैंने देखा कि मेरी जैसी कितने बुजुर्ग होते हैं जो अपने यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं। मुझे उनसे प्रेरणा मिली और मैंने भी अपने पोते की मदद से यूट्यूब चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते रेखा जी ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ,
बहुत देर हो गई है, शाम को पार्क में मिलते हैं। रमा की बातें सुनकर रेखा जी हैरान रह गई और घर आने के बाद सोचने लगी कि मैं भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ, जिससे इस उम्र में व्यस्त रहा करूँ और आत्मनिर्भर रहूँ। लेकिन मैं जानती हूँ इस काम में ना तो मेरे बेटे मेरे साथ देंगे और ना ही बहुएं, और बहुत तो मेरे पोते पोती को मेरे पास तक नहीं आने देती। फिर कुछ सोचकर अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और उनकी आंखें चमक उठी, होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय उन्होंने अपनी सहेली रमा को फोन लगाया और थोड़ी देर में उनसे मिलने की बात कही। रमा बरसों पहले मैं सिलाई बुनाई का काम किया करती थी, जिससे कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने ये काम छोड़ दिया। तुझे देखकर मुझे प्रेरणा मिली। मैं भी एक YouTube चैनल खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं सिलाई बुनाई, स्वेटर की नए डिज़ाइन बनाना और कुर्सियाँ चलाना सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इससे ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी? रेखा जी की बातें सुनकर रमा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये काम तुम आज से नहीं, मैं तो कहती हूँ अभी से शुरू कर दो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक है, सभी उपकरण उपलब्ध हैं। तुम्हारा चैनल बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे कार्यों पर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस फिर क्या था, रेखा जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुंच गई। थोड़ी देर में ही रमा ने YouTube चैनल बना लिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में कैमरे के सामने आने में उन्हें कुछ झिझक हो रही थी। खैर जैसे तैसे वीडियो बना और YouTube पर डाला गया, लेकिन उनका दिल टूट गया जब उस वीडियो को मैसेज 20-25 लोगों ने देखा। वह हर रोज रमा के पास जाती और वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत कम लोग इस वीडियो को देखते करते। मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। आखिरकार वह हिम्मत हार दी और घर बैठ गई। जैसे तैसे उन्होंने नियति को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके करीब 1 हफ्ते बाद रमा का फोन आया और उनसे फोन पर जो बात बताई वह सुनकर रेखा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। रमा ने बताया कि रेखा जी की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिससे 20 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। आज रेखा जी अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रही थी। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अब उन्हें अपना सपना पूरा करने का भी मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी मौका मिल गया था। 2 महीनों के भीतर ही उनकी पहली पेमेंट आ गई। अब तक वह वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक की सारे काम खुद करने लगी थी। पहली पेमेंट आते ही सबसे पहले अच्छा सा मोबाइल और कुछ ज़रूरी उपकरण खरीदे। जब यह सामान लेकर वह अपने घर पहुंची और कमरे में रखने लगी, तो उनकी बड़ी बहू बड़ी हैरानी से उनको देखे जा रही थी। लेकिन रेखा जी अपनी बहू की परवाह ना करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने में लगी। लेकिन उनकी बहू को सारा मजारा समझती देर नहीं लगी और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, अच्छा तो रोज सुबह शाम यही गुल खिलाने जाती थी आप? यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? लेकिन फिर उन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू
जबकि पार्टी में गई तो उसकी सहेलियां उसे कहने लगी, अरे मीरा, तेरी सास तो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रही है। ये सुनकर मीरा कुछ हैरान रह गई, लेकिन जब उसने देखा, रेखा जी की वीडियो को देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर आते ही अपने पति के कान भर दिए। आज रेखा जी बेहद खुश थी, क्योंकि आज उन्हें पहली बार अकेले वीडियो बनाया था। लेकिन वीडियो का काम निपटाने के बाद जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने दोनों बेटे और बहू उनकी क्लास लेने के लिए तैयार खड़े थे और उन्हें देखते ही उन पर बरस पड़ी। माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी? क्या तुम्हारी बहू तुम्हें खाना नहीं देती थी? इस उम्र में तुम्हें घर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए और अब तुम ये सब करने चली हो। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर रेखा जी कहने लगी कि बेटा, ये सब काम मैं अपने शौक से कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो कि सिलाई बुनाई मेरा वर्षों का पुराना शौक था, और जब मुझे इस सब को पहचान देने का मौका मिला तो उसमें गलत क्या है? रेखा जी की बात सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि पिताजी के जाने के बाद आप तमाशा क्यों कर रही हैं? पूरे मोहल्ले में नाक कटवा रख दी। तुमने हमारी बड़ी बहू की ये बात कहने की देर थी कि रेखा जी के बड़े बेटे ने उन्हें फरमान सुना दिया, माँ, यह सब तमाशा करना है तो कहीं और जाकर करो। हमारे घर में रहते हुए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रेखा जी काफी देर से अपने बेटों और बहुओं की बातें सुन रही थी। यह देखकर हैरान थी कि जिन बहुओं की आपस में कभी बनती नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखना भी नहीं चाहती थी, आज अपने सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थी। लेकिन अपने बेटे की बात सुनकर आखिर रेखा जी का सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और बड़ी ही ऊंची आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे ख्याल नहीं आया था कि यही बेटे आगे चलकर मेरी दुर्गति करेंगे। तुम्हारे पिताजी क्या गए कि तुमने तो मेरी दुर्गति ही कर दी। 2 वक्त की रोटी भी ऐसा तरसा तरसा कर दी जाती है जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। अपने बेटे को देखते हुए रेखा जी बोली, तुम पूछते हो क्या कमी रखी है तुमने? जिसके पास मैं रहती हूँ वह सारी पेंशन देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे मांगे तो तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बात मुझे सुना डाली। वाह बेटा, यह तो तुमने अच्छा सिला दिया मेरी ममता का। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं है तुम्हारा यह रूप देखने के लिए। मैं पूछती हूँ कि बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ? मेरी ख्वाहिश खत्म नहीं हुई है। मेरा क्या दिल नहीं करता बाहर निकलने को? लेकिन बेटा, अगर देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 2 हिस्से किए थे, मुझे उस समय चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे मकान में 3 कमरे थे, जिसे तुमने 3 कमरों के 2 हिस्से कर दिए। मेरे अपने मकान में ही मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब इस मकान के 3 हिस्से होंगे। यह सुनकर बहुओं की भी तन गई। रेखा जी बोली, तीसरा हिस्सा मेरा होगा। अब से मुझे 2 कमरे अलग चाहिए। एक कमरा मेरे रहने के लिए और दूसरा कमरा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अब से मुझे रसोई भी अलग चाहिए, जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूंगी।
लेकिन अब बहुत हुआ। अब ये माँ 2 हिस्सों में नहीं बटेगी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकती हूँ। रेखा जी की बातें सुनकर दोनों बहनें अपने पति पर चिल्लाने लगी। इस मकान के 3 हिस्से हरगिज नहीं होंगे। हमसे सिर्फ 2 कमरों में गुजारा नहीं होगा। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ कहते हैं, रेखा जी ने कहा, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही। यदि मेरा फैसला मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना इंतजाम कर लेना। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्च स्वयं उठाऊंगी और आज से मुझे अपनी जिंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। रेखा जी की बात सुनकर दोनों बेटे और बहू ने अपना समूह लेकर खड़े रह गए। वे दंग थे कि आखिर माँ में इतना आत्मविश्वास आया कहाँ से। परंतु अब तो ना उनके पास सवाल करने का हक था और न जवाब की उम्मीद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।